सिर्फ़ एक रात के लिए मेरा निकाह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हुआ था, क्योंकि वो लड़की हलाला के लिए आई थी। लेकिन सुहागरात में उसे रोता देखा तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। आखिर उसके पति ने उसे तलाक क्यों दी और अब वो दोबारा निकाह क्यों करना चाहती है। जैसे ही मैं उसके करीब गया तो उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरी रूह काँप उठी। कुछ देर बाद ही मेरा निकाह था। मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैंने माँ को ही कहा था कि आप ही मेरे लिए लड़की तलाश करें। मैं माँ का काफ़ी फर्माबरदार बेटा जो था। माँ बहुत ही खुश थी। ये लड़की माँ की पसंद की थी, काफ़ी दीनदार थी और हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। जब मौलवी ने खुर्रम से पूछा कि क्या आपको ये निकाह कबूल है, मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि लड़की बहुत ही अच्छी थी। पर अगले ही पल जैसे ही उस लड़की ने मौलवी की बात का कोई जवाब न दिया तो हाल में मौजूद सभी लोग हैरान नज़रों से उस लड़की को देखने लगे। मेरा भी यही हाल था। कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे खामोश रहेगी। अगले ही लम्हे वे वहाँ से उठ गई और कहने लगी कि निकाह करने से पहले अपने होने वाले पति से मुझे अकेले में कुछ कहना चाहती हूँ। हर कोई बातें बनाने लगा कि देखो सही लड़की कितनी बेशर्म है, निकाह से पहले ही अपने पति से बातें करना चाहती है और मिलना चाहती है। इतनी भी जल्दी क्या है, निकाह के बाद तो बात हो ही जाती है। लेकिन नहीं, इसे तो कोई शर्म हया नहीं है। पर मैंने लोगों को चुप करवा दिया कि अगर ईरम यही चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं भी इससे मिलने के लिए तैयार हूँ। मैं ईरम के साथ ये कमरे में चला गया। ये एक छोटा सा कमरा था जहाँ मुझसे ईरम जैसे ही अंदर लेकर गई तो काफ़ी जल्दी से उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वे काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। मैंने उससे कहा कि देखो क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? हम पहले मिल चुके हैं, पर तुम पहले तो इतनी नर्वस नहीं थी। कहने लगी कि बहुत ही ज़रूरी बात है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसा अच्छा इंसान मेरे साथ निकाह करके बर्बाद हो जाए। तभी मैं तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ कि असल में मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने जैसे ही ईरम की बातें सुनी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कुछ देर पहले वाली खुशी तो मेरे चेहरे से एकदम गुम सी हो गई थी। मेरे चेहरे पर अब सिर्फ़ और सिर्फ गुस्से की तारसात नज़र आ रहे थे। मैं उसको बहुत ही गुस्से से देख रहा था और घूर रहा था। जब वो कहने लगी कि ये बात किसी को भी मत बताना, ये बात राज ही रखना, वरना मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मुझे अपनी माँ का ख्याल आया, जिन्होंने अपनी आँखों में इतने ख्वाब सजाए थे, मेरी शादी की तैयारियाँ की थी और अब वो तो खुशी से खोले नहीं समा रही थी। एक तरफ माँ और एक तरफ ये लड़की थी जिसने मुझे अपनी माँ का कसम दे दी थी। इसका वो राज जानकर तो मेरे होश उड़ गए थे। कुछ देर बाद फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वो भी इधर ही बैठ गई थी। मौलवी ने फिर से निकाह शुरू किया। किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि लड़की ने मुझे क्या कहा। मेरा हाथ पाँव काँप रहे थे। माँ को देखकर मैं मुस्कुरा देता, पर अंदर से तो मेरा दिल टूट गया था। मेरा ईरम से निकाह हो गया था। मैंने इतने ख्वाब सजाए थे कि अपनी बीवी से शादी की पहली रात प्यार भरी बातें करूँगा। मैं तो दिल ही दिल में बैठा था। कभी सोचा भी नहीं था कि ये लड़की ऐसी निकलेगी। देखने में कितनी मासूम थी, शक्ल सूरत भी काफ़ी भोली थी और हकदार भी थी। पर्दे भी बहुत ही पाबंद रखती थी। इसका वो राज जानकर तो मेरे दिल में इसके लिए नफ़रत पैदा होने लगी थी। निकाह के बाद रुखसती भी हो गई थी। सादगी से ही तो हमारी शादी हुई थी। ईरम मेरे कमरे में दुल्हन की तरह बैठी थी। जैसे ही मैंने उसे दुल्हन के रूप में बैठे हुए देखा तो गुस्से से चीख उठा कि इस सब का क्या मकसद है। तुम जानती हो ना कि तुमने मुझे क्या कहा था। तुम ये सब कुछ नहीं चाहती, फिर तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तभी वो तड़प कर उठ गई और कहने लगी कि मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं ऐसे बैठ गई थी। मैं गुस्से से भड़कने लगा, पर जैसे ही होश आया कि अभी मेहमान घर पर ही मौजूद है तो मैंने खुद पर काबू पाया। अगले ही पल वो मेरे पास वो पेपर लेकर आ गई। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने आज़ादी की सारी तैयारियां की होगी। मेरा हाथ काँप रहे थे जब उसने मुझे पेन पकड़ाया और कहने लगी कि तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा काम कर दोगे और मुझे आज़ाद कर दोगे। मैं ईरम को हैरानगी से देख रहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वे इतने खुदगर्ज कैसे हो सकती है। फिर अगर वे ऐसा कदम उठा लेती तो मेरा सारा ख़ानदान तबाह हो जाता। फिर इस बात की फ़िक्र ही नहीं थी। लेकिन मैं क्या करता? तभी फ़ौरन मैंने इस पेपर पर दस्तखत करने का सोचा। फिर ये ख्याल
के तहत इसे कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ा सुकून चाहता हूँ। और फ़ौरन वो कहने लगी कि ठीक है, ये पेपर अपने साथ ही रख लो, जैसे ही तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा फिर तुम इन पर साइन कर देना। मैंने वो पेपर अपनी जेब में डाले और कमरे से बाहर निकल गया। घर में सब सो गए थे, मेरा दिल काफ़ी बेचैन था। फ़ौरन ही मैं टेरेस पर चला गया। अभी मैं यही सोच रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मैं इरम को छोड़ दूं और वो कर दूं जिसका उसने मुझसे कहा है। क्या वो सच कह रही थी? मुझे यकीन ही नहीं आया था कि मुझे इतना बड़ा धोखा मिला है। मेरी माँ तो इतनी भोली थी, अगर मैं इन्हें बता देता कि उनके साथ क्या हुआ है तो वो शायद सदमे से ही चली जाती। इनकी तबीयत तो वैसे भी ख़राब रहती थी। मैंने चाहता था कि मैं अपनी माँ को इस सच्चाई का बता दूँ। क्या हमारे साथ बहुत ही फ़रेब हुआ है। ये लड़की तो मेरी बीवी बनना ही नहीं चाहती थी, ये तो बस कुछ दिन के लिए मेरी बीवी बनी थी। मैं यही सोच रहा था जब मैंने अगले ही पल वो पेपर अपने सामने किए तो मुझे गुस्सा आने लगा। पर मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अगर इरम यही चाहती है तो सही। कुछ देर बाद इरम के पास गया, खुशी से चहक कर कहने लगी कि मुझे पता है तुमने वो काम कर दिया होगा। मैंने उसे कहा कि हाँ, आज से तुम आज़ाद हो, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ। लेकिन वो कहने लगी कि तुम अपनी माँ से क्या कहोगे और बाकी सब घर वालों से क्या जवाब दोगे। मैंने उसे अजीब लहजे में कहा कि ये काम मेरा है, मेरे ख़ानदान है, मैं इन्हें संभाल लूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही परवाह होती तो तुम ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाती, बल्कि हमें पहले ही सारी सच्चाई बताती। इरम का चेहरा मुरझा गया था, फिर भी उसने अपना सारा सामान पैक किया और वहाँ से चली गई, जबकि यहाँ तो मैं टूट कर रह गया था। अब यही सोच रहा था कि घर वालों को क्या बताऊँ। और अब माँ कल खुशी खुशी मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आएगी और फिर इरम को तलाश करेगी कि मेरे बेटे की नई ज़िंदगी का पहला दिन है। पर इन्हें क्या खबर कि इनके बेटे की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है और ये बर्बादी की पहली मंजिल थी जो मैंने बहुत ही कबूल की थी। मेरी आँख लगी तो मुझे पता ही न चला। अगले रोज़ माँ ने दरवाज़े पर दस्तक दी तो मैं फ़ौरन ही उठा। माँ अपनी बहू को तलाश करने लगी और बोली कि हाँ, वो वॉशरूम में होगी, कुछ देर बाद जैसे ही आ जाएगी तो कहना कि वे भी नाश्ता कर ले। मैंने माँ को कहा कि वे वॉशरूम से कभी नहीं निकलेगी। माँ कहने लगी कि पागल तो नहीं हो गए हो तुम, ये कैसी बातें कर रहे हो। जब मैंने कहा कि माँ किसी को भी मत बताना, वे कल रात इरम की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तभी वे अपने मायके जाने की बातें करने लगी। जब माँ कहने लगी आज तो वलीमा है, लोगों को बहुत ही जवाब देने पड़ेंगे। मैंने माँ को कहा कि माँ कल कुछ ऐसा हुआ कि इरम की हालत बहुत ही ख़राब हो गई। इसमें वो बहुत ही शर्माने लगी। माँ मेरी बात का मतलब जान गई थी, तभी कहने लगी कि चलो ठीक है, उसकी बहनें वगैरह है, वो इसे संभाल लेगी, लेकिन अब हम अपने ख़ानदान वालों को क्या जवाब देंगे। मैंने उन्हें तसल्ली देकर इन सब को बता दूँगा कि वह वलीमा आगे हो गया है क्योंकि लोकेशन में कोई ख़राबी आ गई थी। माँ कहने लगी कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। यूँ वक्ती तौर पर तो मैंने बात संभाल ली, पर अब मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मेरा नाम कामरान है, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। बाबा मेरे बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। माँ ने मेरी परवरिश की थी। जब माँ मेरे रिश्ते की बातें करती थी तो मैं यही कहता था कि माँ मेरा रिश्ता तो आप खुद ही तलाश करना। यूँ माँ ने मेरा रिश्ता तलाश किया और जैसे ही मैंने उसकी तस्वीर देखी तो मैं उसका दीवाना हो गया। वे बहुत ही हसीन थी, उसका नाम इरम था और वो बहुत ही खूबसूरत थी, नमाज की भी पाबंद थी। मुझे और क्या चाहिए था? मुझे तो यही चाहिए था कि मेरी नस्ल एक अच्छी औरत की परवान चढ़े। इरम ने अब यही ज़िद कर रखी थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मुझे माँ हमेशा यही कहती थी कि वे इतनी अच्छी लड़की है कि उसने तो कभी किसी लड़के को सर उठाकर भी नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं इरम पर वक्ती तौर पर नज़र रखता था। माँ से पूछता रहता कि वो कहाँ गई है, क्योंकि माँ की तो इससे मुलाकात होती रहती थी। माँ मुझे यही बताती थी कि वो तो शादी की तैयारियाँ कर रही है और बहुत ही ज़्यादा खुश है। पर मैंने एक बात नोट की थी कि जब मैं भी उससे मिलता था तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ होता था। ऐसा लगता था जैसे कोई बात है जो मुझसे छुपा रही है।
तभी मैंने माँ से कहा कि माँ मैं बहुत ही कुछ देर अकेले में इरम से बात करना चाहता हूँ, क्या मुझे इस बात करने की इजाज़त मिल जाएगी? माँ कहने लगी कि वे लोग बहुत ही दीनदार हैं, क्या पता इस बात को गलत समझे। फिर मैंने माँ से कहा कि माँ आप बेशक मेरे साथ आ जाना, मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने कोई उससे ऐसी कोई बात नहीं करनी कि वह सबसे छुपी है। और माँ कहने लगी कि ठीक है। यूँ माँ के साथ मैं इरम से मिलने चला गया। पहली दफ़ा मैंने उससे सवाल जवाब किए थे। मैंने उससे कहा था कि तुम इस शादी के लिए खुश हो तो खिलेम। इरम कहने लगी कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मुझे और भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस ऐसा ही छोटा सा ख़ानदान चाहिए था और मेरी होने वाली सास भी बहुत ही अच्छी है, फिर मुझे किस बात का शिकवा होगा। यूँ मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी। माँ गुस्सा हुई कि तुमने इससे कैसे सवाल किए हैं, भला कोई लड़की से ऐसे भी सवाल करता है। माँ को बहुत ही गुस्सा आया था, पर अब मेरा दिल तो बहुत ही ज़्यादा मुतमईन हो गया था। लेकिन मैं कहा जाता था निकाह के वाले दिन ही वो मुझे वो राज बताएगी जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जिस लड़के को मैं अपना दिल दे बैठूँगा वो तो पहले से ही किसी और की होगी। हाँ यही बात सच थी। इस रोज़ इरम ने मुझे अपनी सच्चाई बताई थी। उसे सुनकर मेरे औसान खता हो गए थे। वे कहने लगी कि कामरान मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे निकाह तो करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले ही मैं अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई तुम्हें बताने वाली हूँ। मैंने जैसे ही उसकी बातें सुनी तो चौंक गया था। उसके वक़्त इसका निकाह इसके बचपन में ही हो गया था। उसने मुझे अपनी सारी दास्तां सुनाई कि मेरे माँ बाबा इस निकाह को मानते नहीं थे, पर मैंने तो अपने दिल से किसी को दे दिया था। मेरा वो कज़िन था कि बाहर रहता था, मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि मेरा निकाह इससे हुआ है। माँ यही कहती थी कि तुम्हारी शादी हम तुम्हारी पढ़ाई के बाद करेंगे। जब अचानक ही मेरी कज़िन ने मुझे बताया कि मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मैं अपनी माँ से एक ही सवाल करती थी कि मेरी शादी किससे हुई है, लेकिन वो सख्ती से मुझे चुप करवा देती कि देखो बेटियों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, अपना मुंह बंद ही रखना, खबरदार जो तुमने किसी से ये बात कही। पर मेरा शक तो यकीन में बदल गया था। मैंने अपनी इसी कज़िन से पूछा जिसने मुझे मेरे निकाह को बताया था कि मेरा निकाह किससे हुआ है। जैसे ही मेरे कज़िन ने कहा कि तुम्हारा निकाह वसीम से हुआ है जो कि तुम्हारी फूफो का बेटा है और वो बाहर रहता है, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। अब मैं चोरी चुपके वसीम की तस्वीरें वगैरह देखती थी। मेरे दिल में उसके लिए जज्बात पैदा होने लगे। मैंने माँ बाबा से किसी को भी नहीं बताया था कि मैं वसीम को देखती रहती हूँ। ऐसे जैसे ही मेरे हाथ में मोबाइल आया तो मैंने वसीम से बात करनी शुरू कर दी थी। वसीम को जैसे ही मेरा पता चला वो भी मुझसे मुलाकात बढ़ाने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या करने वाली हूँ, पर इस वक्त मैं 19 साल की थी, मैं जवान लड़की थी और मुझे ये भी पता था कि वसीम मेरा पति है, तो मैं कैसे पीछे रह सकती थी। हम दोनों आगे बढ़ते रहे। मैं वसीम से कहने लगी कि जब तुम आओगे तो माँ बाबा से मेरी रुखसती की बात करना, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारूँ। जब वो कहने लगा कि ऐसा नहीं कर सकता, न जाने ऐसी कौन सी गलती हुई थी कि तुम्हारे बाबा मेरी माँ से नाराज़ हो गए और यूँ हमारा निकाह भी बीच में लटक गया था। मैंने उससे कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो तुमने मुझे तलाक क्यों नहीं दी। वह खामोश हो गया। कुछ देर बाद बोला कि मेरी माँ चाहती है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूं। मुझे तब अपने माँ बाबा पर गुस्सा आने लगा। ऐसा लगता था जैसे मेरे माँ बाबा मेरे दुश्मन हों। इस वक्त वसीम ने मुझे बताया कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पर अब मैं वसीम से कैसे मिलती। तभी मैंने अपनी उसी कज़िन का फिर से सहारा लिया। वे कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वसीम से मिलवा दूँगी। वसीम एक होटल में रुका था, उसने मुझे इस होटल को बताया था। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं ट्रिप पर जा रही हूँ और यूँ मैं वसीम से मिलने इस होटल में चली गई थी, पर मैं कहाँ जानती थी कि मेरी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। वसीम मुझे एहसास दिलाने लगा कि देखो तुम मेरी बीवी हो। यूँ इसने मुझे अपनी बातों में लिया था, मैं कैसे पीछे हटती। उस वक्त मैं अकेली उसके साथ थी। मुझे वहशत महसूस हो रही थी जब वो मुझे यकीन दिलाने लगा कि देखो मैं तुम्हारा पति हूँ। इस तरह मैंने अपने आप ही सौंप दिया, उसे अपने आप ही सौंप दिया। उस वक्त मेरे दिल में अपने माँ बाप के लिए नफ़रत थी और मुझे यूँ लग रहा था जैसे वसीम के अलावा तो कोई मेरा अपना नहीं है। यूँ अगले रोज़ जैसे ही मैं उठी तो वसीम ने मुझे फिर से प्यार भरी नज़रों से देखा और कहने लगा कि मैं कुछ अरसे बाद ही तुम्हें रुखसत करके अपने साथ ले जाऊँगा, फिर हमारे वे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मैं उससे मिली और वापस आ गई थी। अब तो ऐसा लगता था जैसा मेरा हर दिन ईद की तरह हो गया हो। माँ बाबा मुझे खुश देखते थे तो यही कहते थे कि तुम इस तरह खुश रहा करो, पर मैंने वो राज अपने माँ बाप को कभी नहीं बताया था। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। एक रोज़ बाबा के नाम पर कोई खत आया था। माँ ने जैसे ही बाबा से कहा कि इस खत में क्या है, तो वो कहने लगे कि कुछ भी नहीं है, यूँ समझो कि हमारी जीत हो गई। मुझे शक हुआ था। बाबा ने वो खत अपनी अलमारी में छुपा दिया था और अब मैं हर वक्त मौके की ताक में रहती थी कि कब मुझे मौका मिले और मैं कब वो खत पढ़ लूँ। एक रोज़ मुझे मौका मिल ही गया। जैसे ही वो खत देखा तो ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो खत नहीं बल्कि मेरा तलाक़नामा था। मुझे वसीम ने तलाक दे दी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। माँ ने मेरे हाथ में वे तलाक़नामा देख लिया और उन्होंने एकदम ही मुझसे वो खींच लिया था और वे समझाने लगी, मुझे कहने लगी कि बेटा, हमने तुमसे ये सच्चाई छुपाई थी क्योंकि हम जानते थे कि वसीम तुम्हें तलाक दे देगा। वो तो बस तुम्हें सूली पर लटका कर रखना चाहता था ताकि तुम्हारी शादी कहीं और ना हो जाए और तुम उसी के नाम पर बैठी रहो। अगर वो इतना अच्छा होता तो आज तुम्हें इसी के साथ रह रही होती। पर मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मेरे दिमाग में बहुत ही वो वाली रातें फ़िल्म की तरह चल रही थी जब मैं वसीम के साथ गई थी। हमारी मिलन वाली रात ने मुझसे भुलाई ही नहीं जाती थी। माँ बाबा तो मुझे मासूम समझ रहे थे। वो मुझ पर तरस खा रहे थे, मुझे गले से लगा रहे थे, पर मुझे अपना आप बहुत ही छोटा महसूस हो रहा था कि मैंने तो उन्हें धोखा दे दिया। मैंने इस लड़के की खातिर धोखा दिया था जिसने मुझे धोखा दिया। माँ बाबा कहने लगे, अब तुम आज़ाद हो, पर मुझे तो अब यही डर था कि कहीं मैं उम्मीद से ना हो जाऊँ, क्योंकि मैंने वो गलती जो कर दी थी। जब वो एक रात अचानक ही मुझे मेरी कज़िन ने बताया कि वसीम तुमसे मिलना चाहता है, मैंने अपनी कज़िन को कहा कि उससे कह दो कि मेरी ज़िंदगी से दूर चला जाए। मैंने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया, पर उसने मुझे तलाक दे दी। मेरी कज़िन ने मुझे बताया कि नहीं, वसीम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने तो अपनी माँ के कहने पर तुम्हें तलाक दी है। उसकी माँ यही चाहती थी कि वो तुम्हें छोड़ दे और तुम्हें आज़ाद कर दे ताकि तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सको। तभी दबाव में आकर उसने तुम्हें तलाक दे दी। उसकी माँ एक रोज़ एक दिल का दौरा पड़ने से दुनिया से चली गई। तभी अब वो तुम्हारे तक रुसवाई हासिल करना चाहता है। मैंने जैसे ही सुना तो मेरा वजूद हिल गया था। मेरी फूफो मुझे छोड़कर चली गई थी, जबकि पाकिस्तान में किसी को भी कोई खबर ही नहीं थी। सब अपने काम में इतने मसरूफ़ थे। मैंने वसीम से बात करने का फ़ैसला किया था ताकि मैं अपनी फूफो की वफ़ात का अफसोस भी कर सकूं। मैंने ये इजहार तय किया कि वसीम बोला कि मैं तुम्हें वापस अपनाना चाहता हूँ। मैंने इससे कहा कि देखो तुम ये क्या कर रहे हो। वसीम कहने लगा कि ये मुमकिन है, अगर तुमने मेरी बात मानी तभी ये मुमकिन हो सकता है। और इसने मुझे एक प्लान बताया था। प्लान यही था कि जब मेरे माँ बाबा मेरा किसी से रिश्ता पक्का करेंगे और जब मेरा निकाह हो जाएगा तो फिर मैं अपने पति से तलाक ले लूँगी और यूँ मैं वापस उसके पास आ जाऊँगी। इसी वजह से मैं ये चाहती थी कि अब जब मेरा निकाह हो रहा है तो उससे पहले ही तुम्हें ये सच्चाई बता दूं, क्योंकि तुम ही मेरी मदद करोगे। तुम ही वसीम को वापस लाने में मेरा साथ दे सकते हो। मैंने जैसे ही ये बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे ये एक पल को दुनिया थम गई है। ईरम तो सिर्फ़ और सिर्फ हलाला कर रही थी, पर मैं ये सच्चाई किसी को भी नहीं बता सकता था। मैंने इस रोज़ ईरम को ये भी कहा था कि देखो तुम सबको ये सच्चाई पहले बतानी चाहिए थी। मेरी माँ को आखिर क्या कसूर था जो अपने बेटे के लिए उन्होंने इतने ख्वाब सजाए थे, और आखिर मेरा क्या कसूर था जो मैं एक अच्छा जीवन साथी हासिल करना चाहता था। ईरम शर्मिंदा हो गई कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे माँ बाबा को कुछ भी नहीं मालूम, इन्हें ये सच्चाई बिल्कुल मत बताना, बस तुम मुझे कैसे भी करके आज़ाद कर दो और तलाक देकर वापस भेज देना मुझे। मैंने उसको मज़ीद कुछ भी नहीं कहा और हम दोनों का निकाह हो गया। उस रात जैसे ही ईरम ने मेरे सामने वो पेपर रखे थे तो मैं बहाना बनाना चाहती थी। मैं चाहता था कि वो ठंडे दिमाग से सोचे, एक दफ़ा फिर से गौर कर ले कि वो वापस वसीम के पास जाकर खुश रहेगी या नहीं। पर मैं जानता था कि ईरम बहुत ही जज्बाती है। तभी मैंने उससे कहा कि मेरे टेरेस पर जाकर गहरे सांस लेना चाहता हूँ और फिर तुम्हें मैं तलाक भी दे दूँगा।
उसने मेरी बात मान ली थी और न्यू वापस आकर मैंने उससे कह दिया था कि जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो तो मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। मैंने पहली दफ़ा एक ऐसी लड़की को देखा था जिसकी ज़िंदगी तबाह हो रही थी और वो खुश थी। उसने अपना सूटकेस पैक किया और चली गई। मैंने माँ से झूठ बोल दिया था कि उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए वलीमा आगे हो गया था। माँ कहने लगी कि मुझे इरम के पास जाना है, बेचारी की तबीयत कितनी ख़राब हो गई है, मुझे भी तो देखना है कि वो ठीक तो है। माँ की बातें सुनकर मैं घबरा कर माँ को मना करने लगा कि माँ नहीं, ऐसा नहीं कर सकती आप। अगर वे वहाँ गई है तो यकीनन इरम की माँ और अब शिकवा करेगी कि मैं खुद इरम से मिल लेता हूँ। माँ ने कहा कि ठीक है। गाड़ी निकाले और ऐसे ही शहर की गलियों में घूमने फिरने लगा था और मैं जानता था कि वह अपने माँ बाबा के पास नहीं गई होगी, पर मेरी सोच ने काम करना बंद कर दिया था। तब ये सोच न सका कि अगर इसके माँ बाबा हमारे घर आए, उन्होंने इरम से मिलने की बात की तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये तो सोचते ही मेरे हाथ पाँव फूल गए थे। मैंने फ़ौरन गाड़ी दौड़ाई और वापस अपने घर पर आया। जैसे ही घर आकर मैंने इरम के माँ बाप को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। अब तो मेरी माँ का भी यही हाल था। वे तीनों मुझे खड़े होकर घूर रहे थे। जब मेरी माँ मेरे पास आई और गुस्से से उन्होंने मेरे गाल पर 3-4 थप्पड़ लगा दिए। सभी माँ को हैरत से देख रहे थे। जबकि इरम के माँ बाप मेरे पास आए, उसके माँ बाप ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। आंखें निकाल कर कहा कि बताओ, कहाँ गई है मेरी बेटी? तुमने मेरी बेटी को किधर छोड़ा है? अगर मेरी बेटी 5 मिनट में मेरे पास ना आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस सब ने मेरी क्या गलती थी? मैं तो बीच में फिजूल में फंसता जा रहा था। यही सोचकर मैंने हिम्मत की और अपने हाथ से उस शख्स का हाथ अपने गिरेबान से हटाया और फिर एक ही दम उसने कहा कि अगर इतनी ही फिक्र है तो अपनी बेटी पर नज़र रखनी चाहिए थी। मेरी ये बात सुनकर मेरी माँ के साथ साथ वो दोनों ही हक्का बक्का हो गई। वो कहने लगे कि ये क्या कह रहे हो? मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, जबकि तुमने खुद ही उसे कहीं भेजा होगा। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आपकी बेटी ने तो निकाह से पहले ही मुझसे सारी सच्चाई बता दी थी। मेरी माँ पूछने लगी कि कौन सी सच्चाई, किस सच्चाई की बात कर रहे हो? मैं अगले ही पल चीख उठा कि वह सच्चाई जो इन दोनों माँ बाप ने अपने बेटी से भी छुपाई थी कि उसका तो निकाह पहले से उसके कज़िन के साथ हुआ है। ये सुनकर तो माँ की आंखें खुली की खुली रह गई। जबकि इरम की माँ बाबा नज़र झुकाए हुए थे। मुझे मौका मिल गया था कि तभी मैंने सारी सच्चाई अपनी माँ को बता दी थी। आंटी अंकल कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो, पर वो लड़का मेरी बेटी को कभी भी कबूल नहीं करेगा। वो मेरी बेटी को फंसा रहा है। उसकी माँ का भी इंतकाल हो गया है और इसी वजह से ही तो वो हम सब से बदला लेगा। मेरी बेटी अगर उसके पास गई है तो वो फंस जाएगी, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। उसे बचा लो। तुमने इसे तलाक क्यों दी? तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा? एक दफ़ा हमारे पास आ जाते, हमारी बेटी की नादानियाँ हमें बता देते, हम तुम्हें सब कुछ सच बता देते। पर ये जो तुमने किया है अच्छा नहीं किया। माँ भी मेरी तरफदारी करने लगी कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। एक तो मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह हो गई और ऊपर से आपको अपनी बेटी की फ़िक्र है। मेरा दिमाग तो चकरा रहा था। मैं थोड़ी देर और वहाँ पर रहता तो यकीनन बेहोश हो जाता, इसलिए फ़ौरन अपने कमरे में आ गया। अगले ही पल मेरी जेब में वही पेपर थे। मैंने जैसे ही वे पेपर देखे तो मुझे एक सुकून सा तारी हो गया। अभी मुकम्मल सच्चाई मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। जब माँ मेरे पास आई, माँ ने जैसे ही वो पेपर देखे तो वो खुश होकर मेरे गले लग गई थी। मुझसे कहने लगी कि मैं जानती थी कि मेरा बेटा बहुत ही ज़हीन है, वो बहुत ही समझदार है और वो समझदारी से ही मसला हल करेगा। तुमने ऐसा ही किया। अब जाओ और अपनी बीवी को जाकर तलाश करो, इससे पहले कि वो लड़का तुम्हारी बीवी के साथ कुछ गलत करे। माँ की बातें सुनकर तो गुस्से से मेरी रगें फट गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी तो वसीम के पास जा रही है, वैसे लड़के के पास जा रही है जिसने उसकी ज़िंदगी पहले ही तबाह कर दी थी। तभी मैंने इरम की तलाश शुरू कर दी थी। मुझे अचानक उसके कज़िन का ख्याल आया था जिसका मुझे इरम ने बताया था। मैंने उसके माँ बाबा से बात की और उसकी कज़िन से मदद ली। उसकी मदद से मैं इरम के पास पहुंच गया था। वो एक होटल में ठहरी हुई थी। मैंने भी उसी होटल में कमरा ले लिया। मैं उस पर नज़र रखता था और मैं जानता था कि वो असल सच्चाई नहीं जानती। सच्चाई तो ये थी कि उस रोज़ जैसे ही मैंने वो पेपर देखे तो यही सोच रहा था कि ये इरम की नादानी है। मैंने ऐसे ही उसे आज़ाद नहीं कर सकता,
क्योंकि वो नादान है। अगर वो समझदार होती तो उसके माँ बाबा शुरू में ही उसको निकाह का बता देते। यकीनन वो इतनी नासमझ है। मैंने फ़ौरन ही वो पेपर ऐसे ही अपने पास महफूज रख लिए थे और इरम से झूठ बोला था कि हाँ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है और तुम जाओ अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जियो। और मैं यही सोच रहा था जब अचानक ही मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वे मेरे सामने खड़ी थी और मुझे गुस्से से घूर रही थी। मेरे पास आई और मुझ पर चिल्ला पड़ी कि तुम इस होटल में क्या कर रहे हो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। पर मेरे पास तो कुछ कहने को ना था। नहीं, मैंने उससे कहा कि देखो, तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। वसीम से मिलना छोड़ दो। तुम्हारे माँ बाबा को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। मैं कुछ भी नहीं संभाल सका। मैंने अपनी माँ को तो संभाल लिया था, लेकिन तुम तो अपना आधा काम छोड़कर ही भाग गई हो। वे कहने लगी कि मेरे माँ बाबा तो बहुत ही परेशान हो गए, अब मैं कहाँ जाऊँगी। अगर वसीम ने भी तो मुझे छोड़ दिया तो मैं किधर जाऊँगी। उसकी बात पर एक पल को तो मुझे अफसोस हुआ, लेकिन फिर कहने लगा कि यही तो तुम्हारी सज़ा है। मैं तो चाहता हूँ कि वसीम तुम्हें छोड़ ही दे, ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है और तुमने कितना गलत कदम उठाया है। यूँ अब वो आंसू बहाने लगी, लेकिन फिर बोली कि नहीं, वो तो मुझसे बहुत ही प्यार करता है, वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसकी बातें सुनकर तो मेरा दिल टूट रहा था कि मेरी अपनी ही बीवी मेरे सामने किसी गैर मर्द का नाम ले रही थी। मैंने खुद पर काफ़ी काबू पाया था, लेकिन मैंने अगले ही पल उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं जानता था कि वे यकीनन इसी होटल में आ जाएगा, तभी इरम पर यहाँ पर रुकी है। और इरम को नहीं पता था कि मैंने उसकी कज़िन से मदद ली है। वो मुझे इरम का हर अगला प्लान बता दिया करती थी। कुछ दिन बाद मुझे उसकी कज़िन ने बताया कि वह वसीम आ रहा है। जैसे ही मैंने ये सुना, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं अब ज़हनी तौर पर तैयार हो गया था कि मैं इस इरम को वसीम के चंगल से तो आज़ाद करवा कर रहूँगा, पर मैं नहीं जानता था कि इसे अकेले में इरम से मिले। तभी मैं इसके कमरे में जाकर छुप गया था। वसीम जैसे ही आया तो मैं भी चौंक गया था। वह बहुत ही अच्छी शख्सियत का मालिक था, कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाती। इरम बहुत ही खुश थी। वसीम से कहने लगी कि तुम उस लड़के ने मुझे तलाक दे दी है। मैं तो उसे भी नहीं चाहती थी, वो तो तुम्हारी टक्कर का भी नहीं है। पर खुशी की बात यह है कि उसने मुझे तलाक दे दी है। अब देखो, मैं बिल्कुल तुम्हारी हूँ। वसीम उसकी बात पर कहने लगा कि अच्छा तो क्या उसने तुम्हारे साथ सच में तलाक दे दी है। कहने लगी कि हाँ, यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और अब तुम मुझसे शादी कर लो। उसकी बात पर वसीम बहुत ही हंसने लगा और कहने लगा, वो पागलों की तरह हंस रहा था। इरम कहने लगी कि वसीम, क्या हो गया है। मैं जानती हूँ कि ये खुशी की बात है, पर तुम कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हो। खुश हम दोनों मिलकर होगे और तब होगे जब तुम मुझसे निकाह कर लोगे। वसीम कहने लगा, तुम पागल हो, मैं तुमसे क्यों निकाह करूँगा, जबकि मेरी तो अपनी फैमिली सेट है। ये सुनकर तो मेरी रूह फना हो गई थी। मैं जानता था कि इरम की तो रूह जलनी ही होगी। और तभी वे कांपती आवाज़ से कहने लगी कि वसीम, क्या कर रहे हो। जब वसीम कहने लगा कि हाँ, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करनी थी। तुम्हारे बाबा ने मेरी माँ की ज़िंदगी तबाह की थी। हमारे निकाह तो बचपन में ही हो गया था, पर उसके बाद तुम्हारे बाबा ने मेरी माँ को कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरी माँ को वो ज़मीन ही नहीं दी जिस पर इनका हक था। मेरी माँ तभी आए रोज़ दिल का मरीज़ बनती रही। वो तो मुझसे कहती थी कि उसको तलाक दे दो ताकि वह अपनी ज़िंदगी गुजारे। फिर मैं बदले की आग में जानबूझकर तुम्हें तलाक नहीं दी थी ताकि तुम मेरे नाम पर ही बैठी रहो और बूढ़ी हो जाओ। लेकिन फिर मेरी माँ की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई तो मैंने तुम्हें तलाक दे दी। पर फैसला मैंने कर लिया था कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगा। और देख लो, आज मैंने उसका बदला भी ले लिया। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब यकीनन तुम्हारे माँ बाबा तुम्हें कबूल नहीं करेंगे और उस लड़के ने तो वैसे भी तुम्हें छोड़ दिया। इरम ने जैसे ही ये बातें सुनी तो एकदम फर्श पर गिर गई थी। मैं पर्दे के पीछे ये सब कुछ सुन रहा था, मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वसीम कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि इरम फूट फूट कर रोने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने आप खो दिया हो और वो अब चीखें मार रही थी। उसकी हालत देखकर तो मुझे अफसोस हो रहा था। मुझे हक था कि मैं उसके पास जाता और उसे संभाल लेता, पर मैं यह हक क्यों ना इस्तेमाल करता। तभी अगले ही पल मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। एकदम वो बहुत ही पीछे हो गई
और मुझे खटी निगाहों से देख रही थी। वो फिर कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो चीख रही थी और यही कह रही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद की है। उसने तो मेरा इस्तेमाल किया है, पर मैं जानती हूँ मैंने अपने साथ गलत किया है। अब तो मैं कहीं की भी नहीं रही। मुझे कौन अपनाएगा, मुझसे कौन शादी करेगा, मुझे तो माँ बाप भी कबूल नहीं करेंगे। वो चीखने लगी जब मैंने फ़ौरन इरम का दरवाज़ा बंद कर दिया और इरम के पास आकर बैठ गया था। और इरम अभी भी रो रही थी। अगले ही पल न जाने उसे क्या ख्याल आया जब वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। फिर कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों आए हो। तुमने तो मुझे तलाक दे दी है, पर तुम मेरे पास क्यों आ गए, और वो ये तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया है। यही सोचकर वह खड़ी हो गई थी और मुझसे पीछे हटने लगी थी। वो बिल्कुल दीवार के साथ जा लगी और उसको इस हालत में देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था। दिल कर रहा था कि मैं उसे सारी सच्चाई बता दूं। फिर मैं चाहता था कि इसे एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह मुझे देखकर डर रही थी। उसकी आंखों का डर भी भाप रहा था। मैं तभी उसके करीब बढ़ने लगा जब वो मुझसे दूर हटने लगी और कहने लगी कि देखो, खबरदार जो तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, वरना मैं होटल के मैनेजर को कॉल कर दूंगी। मैं उसके तासीर को गौर से देख रहा था जब अगले ही पल मैंने अपनी जेब से वो कागज़ निकाला और उसके सामने लहराने लगा। वो कहने लगी कि हाँ, मैं जानती हूँ तुमने मुझे तलाक दे दी है, पर ये पेपर बार बार निकाल कर मुझे क्या साबित करना चाहते हो, क्या बात रही हो और मेरी बाहर का तमाशा देखने आए हो। मैंने उसे कहा, इसे गौर से देखो, तुमने इस पेपर को गौर से नहीं देखा। इरम की नज़र उस दस्तखत वाली जगह पर गई तो उसके होश उड़ गए थे। वो मुझे नासमझी के हाल ही में देखने लगी थी। उसने कब सोचा होगा कि उसको कोई बचा भी नहीं सकेगा। इसे तो यूँ ही लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। वो टूटे टूटे अल्फाज में कहने लगी कि उसका मतलब यही है कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा था, तुमने मुझे तलाक नहीं दी थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, इस रोज़ मैं जान गया था कि तुम बहुत ही जज्बाती लड़की हो और तुम नादान हो। जब तुमने मुझे अपनी सच्चाई बताई तो भी मैं जान गया था, क्योंकि जिस लड़की के माँ बाप ने उसको ये सच्चाई नहीं बताई कि उसका निकाह बचपन में हो गया था, तो यकीनन वो लड़की नादान ही है। तभी मैंने फ़ैसला किया था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। इसी वजह से मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी थी, पर मैं ये भी जानता था कि तुम अपने इरादे से बिल्कुल नहीं हटोगी और मकाम ज़रूर कुछ पाओगी जिसका तुम्हें जुनून है। इसलिए मैंने तुमसे ये झूठ बोला कि जाओ, तुम आज़ाद हो, मैंने तुम्हें तलाक दे दी है। और वही हुआ। तुमने जैसे ही ये सुना तो तुमने फ़ौरन सामान बांधा और जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसके कुछ देर बाद ही तुम्हारे माँ बाबा मेरे पास आए थे। मैंने उनको सारी सच्चाई बताई तो वह कहने लगे कि वह अच्छा लड़का नहीं है, जाओ जाकर उसे बचाओ। मेरी माँ ने भी मुझसे यही कहा कि अभी तो वो तुम्हारी बीवी है। जैसे मुझे ये ख्याल आया तो मैंने फ़ौरन ही तुम्हारी कज़िन से मदद ली, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी कज़िन ने तुम्हारी बहुत मदद की है। मैं जान गया था कि तुम इस वक्त भी अपने कज़िन से ही मदद लोगी, क्योंकि मैंने उससे कहा कि वो मुझे तुम्हारी हर रिपोर्ट देती रहे। इस तरह मुझे तुम्हारी घंटे घंटे की खबरें मिलती थी और यूँ मैं तुम तक पहुँच ही गया। पर मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि तुम वसीम के साथ एक कमरे में मिलो। तब भी मैं यहाँ पर्दे के पीछे छुप गया था ताकि मैं तुम दोनों पर नज़र रख सकूं। मैंने सारी सच्चाई सुन ली। वसीम ने मुझे धोखा दे दिया है। सालों पहले वाली दुश्मनी का बदला इसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हारे माँ बाप से लिया है। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम अभी भी मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें सच्चाई पहले ही नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें थोड़ा एहसास हो कि तुम किस रास्ते पर निकल गई थी। और अब मैं जान गया हूँ कि तुम्हें पता चल गया है कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं था। इरम ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो फ़ौरन मेरे गले लगकर माफ़ी मांगने लगी। और पर अब तो मुझ पर से तुम्हारा एतबार ही उठ गया होगा। लेकिन प्लीज़ माँ बाबा को ये मत बताना, इन्हें सब यही बताना कि मैं वसीम के पास नहीं गई, क्योंकि अगर इन्हें ये पता चलेगा तो इनका दिल टूट जाएगा। मैंने उससे वादा कर लिया और यूँ हम दोनों वापस आ गए थे। उसके माँ बाबा ने भी उसे माफ़ कर दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।